नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए हम आज से पढ़ते हैं पॉलिटी, राज व्यवस्था से संबंधित जुड़े हुए प्रश्न। और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें ये पहला भाग लेकर आया हूं। और प्रत्येक भाग में 25 प्रश्न होंगे, 25 शानदार प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और ये प्रश्न यूपी किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए और यूपीएससी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन सारे प्रश्नों को देखिए और याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए और इस पर प्रैक्टिस करिए। मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको इन प्रश्नों पर प्रैक्टिस करवाई जाए और आप अपने परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्न सही कर सके इस सेक्शन से। तो चलिए हम शुरुआत करके आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? आपको ये बताना है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। आपके पास 4 विकल्प होंगे। आपके पास इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं। चारों में से बताइए इसका क्या उत्तर होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सी सही जवाब हो जाएगा इसका। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 सी इसका सही जवाब है। आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चूंकि इन प्रश्नों में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, केवल प्रश्न होंगे, आंसर होंगे और जरूरत के हिसाब से इसकी कुछ बातें मैं बता दूंगा। तो चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें आप जान लीजिए कि इससे जुड़े हुए कौन कौन सी और जो है बातें हो सकती हैं। देखो, सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार तो था, परंतु मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। सदस्य जो हैं, जो भारतीय सदस्य थे, वो बजट पर बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और बजट से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न के ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न के ऊपर प्रश्न पूछना अनुपूरक प्रश्न कहलाता है। और जब मतदान का बारी आएगी तो सदस्य मतदान नहीं करेंगे। इसी अधिनियम 1892 का अधिनियम के द्वारा ही निर्वाचन पद्धति आरंभ हुआ और आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू की गई। 1892 के काउंसिल एक्ट की ये प्रमुख विशेषता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न, बार बार पूछा जाता रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आप ध्यान रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था 1773 में, और इसी एक्ट में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया। और यह सर्वोच्च न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। और इसके जो पहले न्यायाधीश थे वो थे एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इस कलकत्ता में स्थापित जो 1774 में हुआ था उसके मुख्य न्यायाधीश थे पहले एलिजा इम्पे। अगला प्रश्न देखें, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? चलिए बताइए इसका क्या उत्तर। 4 विकल्प आपके पास है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। भारत शासन अधिनियम 1935 इसका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। 1935 के अधिनियम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां पर हमने लिखा है और इसको आप याद कर लीजिए। इस अधिनियम की कुछ ऐसे विशेषताएं हैं, इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। शक्तियों का विभाजन इसमें 3 सूचियों में किया गया था। संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। तो ये सारी बातें 1935 के अधिनियम से, इसीलिए 1935 का अधिनियम हमारे जो भारतीय संविधान है उसका आधार कहा जाता है, आधार माना जाता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किस एक में किया गया था? यह पूछा जा रहा है कि किस एक में सबसे पहले कहा गया था कि भारत का संविधान का निर्माण, है ना, एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में, उसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद
एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी जो भारत की संविधान बनाएगी। इसका सभी लोगों ने, मुस्लिम लीग, कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन की सरकार ने इसी में यह जो है ये प्रस्ताव दिया था कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बनेगी और भारत का संविधान बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ये बताना है। एक सदस्य कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा डी, 10 लाख। डी इज द राइट आंसर। जो संविधान सभा में जो सदस्य थे, एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाना था, याद रखिएगा। और ये व्यवस्था कैबिनेट मिशन में बनाई गई। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत का संविधान सभा बना, ये बात याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर ही बना। अब थोड़ा सा कैबिनेट मिशन के बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे और इनमें एक अध्यक्ष था जिसका नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस, और स्टैनफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे और सर एबी अलेक्जेंडर भी इसके सदस्य थे। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? भारत की जो विधान पालिका है, कानून बनाने वाली जो संस्था है, वो पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई? इसका क्या जवाब होगा देखिए। तो भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई भारतीय शासन अधिनियम 1919, है ना, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। विधान पालिका बनाई गई जो आज है ना हमारी विधान पालिका, जिसमें 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इस तरीके से 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में जो कानून बनाने वाली संस्था थी भारतीय विधान पालिका, वो 2 सदनों वाली बनाई गई। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? जो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, तो वो इनमें से किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ए इसका सही जवाब होगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और जो लिया गया है वो इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन मतलब ताज या राजा में स्थानांतरित की थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आप लोग इस अधिनियम को अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे इसी के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। महारानी को अर्थात ब्रिटेन की सरकार ने भारत की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली और कंपनी को राजनीतिक कार्यों से मुक्त कर दिया और कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी बनकर रह गई थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, है ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो गवर्नर जनरल था उसको जो है कुछ आपातकाल के तहत उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ये पहला जो है काउंसिल एक्ट है, ये फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 1861 में आया था, कैनिंग के समय में आया था। इसी के तहत विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में किस बात की व्यवस्था की गई? जो भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था उसमें किस बात की व्यवस्था की गई थी? बहुत आसान सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता रहता है। तो इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके द्वारा
चलाया गया? तो यह चलाया गया था, उत्तर बताइए, इसमें 4 विकल्प आपके पास है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो भारत का स्वतंत्रता जब मिला 1947 में, और जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, मतलब 26 जनवरी के पहले पहले तक 1950 के, तब तक जो भारत का शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? सार्वभौम मतलब सोवरेन जो पावर है वो सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना, जिसे मनबाटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। इसे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना कौन सुमेलित नहीं है। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 वाला, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा गठन, ये भी बिल्कुल सही है, भारत शासन अधिनियम 1935, अखिल भारतीय संघ, ये भी सही है, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, साइमन कमीशन, भारत का विभाजन, गलत, साइमन कमीशन भारत का विभाजन नहीं है। साइमन कमीशन 1927 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1928 में भारत आया था, लेकिन इसमें भारत का विभाजन का प्रस्ताव नहीं था। साइमन कमीशन 1909 में लागू किए गए संवैधानिक सुधारों की जांच करनी थी। अगला प्रश्न देखें, भारत का शासन अधिनियम 1935, जो भारत शासन अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम हमारे भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। सबसे ज्यादा अगर प्रोविजंस कहीं से लिए गए हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 है। 1935 के अधिनियम का लगभग 2/3 भाग वैसे ही रख लिया गया, 2/3 जो प्रावधान था वैसे ही रख लिया गया। कहां पर? हमारे संविधान में। इसलिए भारतीय संविधान का आधार भी कहते हैं, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत भी भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इन 4 विशेषताओं में कौन सी ऐसी बात है जो 1935 के अधिनियम में नहीं था? 4 विकल्प आपके पास है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान था, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी गई थी, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, इसमें केंद्र में द्वैत शासन लागू किया। तो केंद्र में द्वैत शासन लागू, सही बात है। प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, ये भी सही बात है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को दी गई, ये गलत है। पूछा गया है कि कौन गलत है कौन नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को नहीं वायसराय को दी गई थी। वायसराय कह लीजिए, गवर्नर जनरल कह लीजिए। तो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल या वायसराय को दी गई थी। तो कौन नहीं है? तो बी इसका सही जवाब होगा, यही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? प्रश्न नंबर 16 है कि शक्तियों का विभाजन इनमें से किससे जो है हमारे संविधान में लिया गया है, सीधा प्रश्न है। तो शक्तियों का विभाजन, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में जो 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन है वो भारत के शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। याद रख लीजिएगा, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? अभी मैंने बताया है 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई है? यहाँ पे लिखा है कि भारतीय संघ 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो वायसराय को दी गई थी। अभी मैंने बताया है कि वायसराय को दी गई थी, लेकिन यहीं से ये बातें हमने लिया है और ये बात कनाडा के संविधान से प्रेरित है कि अवशिष्ट शक्तियों का विचार। तो अब देखेंगे भारत में अभी वर्तमान में जो संविधान है, तो संविधान ने अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी हुई हैं, ये याद रखेगा। 1935 का अधिनियम यह वायसराय को दिया गया था। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 18, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया? है ना, वायसराय अपनी कार्यकारिणी अर्थात जो मंत्री, आज का मंत्री परिषद है, उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909। ये जो भारत परिषद अधिनियम 1909 है, डी उत्तर सही हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत जो वायसराय अपनी परिषद में सदस्यों को वृद्धि कर सकता था, ये उसको अधिकार दिया गया 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 19वें नंबर का प्रश्न देखिए, किस अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? यह प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस अधिनियम के द्वारा किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया, जो कि 1909
के परिषद के तहत ये वायसराय को अधिकार दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, इसका सही जवाब होगा। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद में भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत भारतीय सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया था और शामिल भी किया गया। और इसके पहले जो सदस्य जो वायसराय की काउंसिल में जो शामिल किए गए थे उनका नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, ये बात याद रखिएगा। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में सही कथन बताना है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 है, तो सही कथन बताना है कि इनमें कौन कौन सही था। सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर जनरल को संकट काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, ये बात भी सही है। इसने पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया, ये बात भी सही है ना। तीनों ही सही होगा, ये तीनों ही सही होगा। और इसका जो सही जवाब होगा, नीचे कोड दिया गया है, केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, 1 2 3 सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1 2 3 तीनों ही सही है। ऐसे प्रश्न बार बार खूब पूछे जाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस अधिनियम द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, जिसे पोर्टफोलियो व्यवस्था भी कहते हैं या इसको विभागीय व्यवस्था कह सकते हैं, इसके जन्मदाता कौन है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है। तो इसका जो सही हो जाएगा, ये 1861 के अधिनियम के द्वारा आया था। तो 1861 के समय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा जो है अब ये बी, लॉर्ड कैनिंग, उत्तर बी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में सही कथन बताइए। भारत परिषद, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संदर्भ में सही कथन बताना है। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी, सही बात है ये। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था की शुरुआत हुई, ये भी सही है। अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव व्यवस्था की शुरू की गई। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, अनुपूरक प्रश्न पूछने, मतदान करने का अधिकार दिया गया, ये गलत है। भारतीयों को जो है वो बजट पर बहस करने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये इसका 3 गलत हो जाएगा। सही उत्तर क्या होगा, ए, केवल 1 व 2 इसका सही जवाब होगा। केवल 1 व 2 इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किसमें किया गया। अलग प्रतिनिधित्व, अलग निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। तो ये किया गया 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ए इज राइट आंसर। और अगला प्रश्न आज के सेशन का अंतिम, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी अर्थात उनके मंत्री परिषद में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इस तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपोर्टेंट जो जीके के प्रश्न हैं, सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमारे चैनल पर विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य करिए और वीडियो को लाइक करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। बहुत मेहनत से बनाई जाती है, शानदार प्रश्न आपके परीक्षा में हुए आएंगे। तो चैनल को आप लाइक भी करिए, अगर इनको अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।